पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों, सर्वोत्तम सुंदर फूलों के बगीचों और पादप ग्रह यानी ग्रीन हाउस के बीच। हम हैं दिल्ली शहर के दक्षिण मध्य इलाके सफदरजंग के मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व की दूरी पर स्थित लोधी उद्यान यानी लोधी गार्डन के क्षेत्र में। इस उद्यान का पुराना नाम लेडी वेलिंगटन पार्क था। यहाँ पर अनेकों प्रकार के परिंदे, खूबसूरत तालाब, उनमें मछलियाँ, फूल और जॉगिंग ट्रैक सभी उम्र के लोगों को लुभाते हैं। लोधी गार्डन मूल रूप से गांव था, जिसके आसपास 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। अंग्रेजों ने 1936 ईस्वी में इस गांव को दोबारा बसाया था। यहाँ राष्ट्रीय बोंजाई पार्क भी है, जहाँ बोंजाई का अच्छा संग्रह है। आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी के तीसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा है। आखिर दिल्ली सल्तनत का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? ये वो नया मोड़ था जब भारत की सत्ता गैर भारतीयों के हाथों जा रही थी। लोधी गार्डन में आकर और दिल्ली सल्तनत की इन कुछ स्मारकों को देखकर हमारे सामने उन लम्हों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब 992 साल पहले यानी 1021 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने भारत पर हमला कर आपस में लड़ते झगड़ते छोटे छोटे विभिन्न हिंदू राज्यों में बटे भारत के हिंदू राज्यों की अटल संपत्ति लूटी, मंदिरों को तोड़ मस्जिद में बदला और हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। देखा जाए तो इससे पहले भारत में मुसलमानों का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे इन तुर्क मुसलमानों ने अपने पांव पसारे और अपनी उपस्थिति तथा दबदबा छोटे छोटे राज्यों में बटे कमजोर भारत में कायम कर लिया। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ये तुर्क मुसलमान भारत को लूटने के इरादे से आया करते थे। फिर पश्चिम उत्तर के पंजाब सूबे में अपना राज्य कायम कर बैठे। वहाँ से वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक कूच करते इन सूबों की अटल संपत्ति लूटकर वापस पंजाब चले आते। 1206 ईस्वी तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का जनरल था, को उसके आका मोहम्मद गौरी ने पंजाब का गवर्नर बना दिया और खुद वापस अपने वतन तुर्किस्तान चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपने आका के प्रति वफादारी और मेहनत से एक गुलाम से जनरल और गवर्नर के ओहदे की दूरी तय की थी, ने दिल्ली सल्तनत की स्थायी रूप से स्थापना दिल्ली में 1206 ईस्वी में की और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। हम इस प्रथम दिल्ली सल्तनत के वंश को मामलुक या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश और बलबन नामक इस वंश के नामी शासक हुए। अपने जीवन की शुरुआत में ये सभी गुलाम थे। इन्होंने मस्जिद बनवाकर भारत में इस्लामिक इमारतों का बनवाना शुरू किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन के नाम से ही जानी जाती है। इस वंश का राज 84 सालों तक यानी 1290 ईस्वी तक चला। फिर आया दूसरा वंश, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी के नाम से संबोधित करते हैं। खिलजी वंश के शासकों ने 30 वर्ष तक राज किया, यानी 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश तुगलक डायनेस्टी। तुगलकों ने 94 वर्ष यानी 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर अपना राज कायम रखा। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी थी, जिसका शासन 1014 से लेकर 1091 ईस्वी तक चला। यानी सैयद वंश मात्र 37 वर्ष तक अपना राज कायम रख सका। हम खड़े हैं सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह के मकबरे पर। सैयद वंश ने बहुत कम समय तक राज किया, इसलिए उनके पास आलीशान नगर या महल बनवाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसा। ये मकबरा उस काल के कुछ एक वास्तुकला अवशेषों में से है। यहाँ पर हमें उस काल के कुछ एक खास विशेषताएं, जैसे कि अष्टभुजाकार योजना, कोनों पर निर्मित पुश्तें, उत्कीर्ण दरवाजे, इन कब्रों के बीच मोहम्मद शाह सैयद की एक कब्र है। और संभवतः बाकी कब्र उसके परिवार सदस्यों की होंगी। मोहम्मद शाह शासन काल के अंतिम दौर में सरहिंद के अफगान सूबेदार बुलहल लोधी, जो भविष्य में दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान और नए वंश की स्थापना करने वाला था, ने पंजाब के बाहर अपने प्रभाव को बढ़ा लिया और वह लगभग स्वतंत्र हो चला था। इसी दौरान मोहम्मद शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी अपने रिश्तेदारों के हाथों सौंपकर
स्वयं बदायूं चला गया। नतीजा, अलाउद्दीन आलम शाह के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ गई और 1491 ईस्वी में यानी 562 साल पहले बलहौल लोदी ने दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर कब्जा कर लिया। आपके सामने है लोदी वंश के दौरान बनी मस्जिद। इसे बड़ा गुम्बद के नाम से जानते हैं। ये मस्जिद लोदी वंश के समय चूना पत्थर की सजावटी तकनीक से बना बेहतरीन नमूना है। इसकी खास विशेषताओं में इसके झरोके और कोनों में बनी मीनारें हैं। पश्चिम की ओर बने मेहराब इबादत की दिशा दर्शाते हैं। यह है मस्जिद के आगे का हिस्सा। ये चूने पत्थर का चौकोर टीला जो आप देख रहे हैं, ये शायद किसी की कब्र का चबूतरा हो। सामने जो कक्ष है वो संभवतः निवास स्थल के रूप में बनवाया गया होगा। आपके सामने कई एक इतिहासकारों के अनुसार ये बलहौल लोदी का मकबरा है। बलहौल खान लोदी जो यहाँ दफन है, ये लोदी वंश का प्रथम सुल्तान था। लोदी वंश खिलजी अफगान लोगों के पश्तून जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। बलहौल खान लोदी एक अफगान व्यापारी के परिवार में पैदा हुआ था। बाद में ये प्रसिद्ध योद्धा होकर पंजाब का राज्यपाल बन गया। बाहरी दीवारों पर लगे नीले रंग के चमकते टाइलों के कारण इस मकबरे का नाम शीश गुम्बद पड़ा है। इस मकबरे का ऊपरी बाहरी हिस्सा मूल रूप से इन नीले रंग के टाइलों से ढका गया होगा। ये मकबरा आपने जो बड़ा गुम्बद देखा उससे मिलता जुलता है। यहाँ हमें बाहरी हिस्से पर मेहराबी नक्काशीदार आले देखने को मिलते हैं। गुम्बद की अंदरूनी छत के प्लास्टर को उकेर कर अलंकृत किया गया है और उस पर चित्रकारी की गई है। सन 1489 में बलूल खान लोदी की मृत्यु उपरांत उसका दूसरा पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। आप जो देख रहे हैं ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। ये लोदी वंश का द्वितीय शासक था। ये मकबरा ऊंची दीवारों से घिरे उद्यान यानी गार्डन के बीचों बीच स्थित है। मुख्य मकबरे के क्षेत्र में हम पत्थर से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर चबूतरे पर बने विशाल दरवाजे से होकर पहुंचते हैं। अंदर प्रवेश कर हमारे सामने उद्यान के बीचों बीच अष्टभुजाकार सिकंदर लोदी का मकबरा दिखाई देता है। अहाते के अंदर पश्चिम दीवार के मध्य भाग का निर्माण इस तरह किया गया है ताकि ये दीवार मस्जिद का काम कर सके। मकबरे के अंदरूनी हिस्से को टाइलों द्वारा अलंकृत किया गया है। मकबरे के गुंबद के अंदरूनी छत के प्लास्टर को उकेर कर चित्रकारी की गई है। इस मकबरे का बरामदा काफी चौड़ा है और बरामदे के भारवाही खंभों पर लाल पत्थर पर साधारण नक्काशी देखने को मिलती है। ये है सिकंदर लोदी की कब्र। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था। वह अपनी प्रजा के प्रति दयालु था। उसने अपने राज की सीमाओं को ग्वालियर एवं बिहार तक बढ़ाया और बंगाल के राज से संधि की। सिकंदर लोदी अपने देश के अफगान नवाबों के आक्रमण को नियंत्रण रखने में सफल रहा एवं अपने राज के व्यापार को खूब बढ़ाया। सन 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने वर्तमान आगरा शहर की नींव रखी थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु सन 1517 ईस्वी में प्रजा के लिए बड़ा आघात था, जो उसके इस शानदार मकबरे को देखकर सिद्ध होता है। सिकंदर लोदी के मरणोपरांत इब्राहिम लोदी, जो उसका पुत्र था, को दिल्ली सल्तनत की गद्दी मिली। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसने भारत पर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया, परंतु उसकी शासकीय योग्यताएं अपने पिता समान नहीं थी। उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु मुगलों द्वारा हो गई। मुगलों ने लोदी वंश के बाद नया वंश मुगल स्थापित किया, जिसने भारत पर आने वाली 3 शताब्दियों तक राज किया। यानी इस सत्ता पलट से भारत की विपुल संपत्ति फिर गैर भारतीयों के हाथों चली गई।